फैलाई थी। ये स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल इंस्पिरेशन हो सकती है कि माना कि स्टार्टिंग में हम फेल होते हैं, लेकिन जैसे कि फेल को एक्सटेंड करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, तो हमें उसको एक नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव तौर पे लेना चाहिए। सोशल मीडिया एक दो बार डिस्ट्रैक्शन रहा था, लेकिन फिर मैंने फोकस कर दिया पूरा स्टडी पे। जो स्कूल में टीचर पढ़ाते थे उन्हें सबसे पहले घर पे आके अपना रिवाइज करती थी, फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं बुक्स थी उनमें से भी मैं अपना करती थी। और मेरे को रिग्रेट है उस बात का, इसलिए नहीं कि मेरे को रट्टा मारना है या फिर बस रटते जाओ। मैं ऐसे सब्जेक्ट नहीं लूँगी, जो मेरे लिए हेल्पफुल रहेंगे ना आगे के लिए मैं उनको लूँगी। 12th फैलाई थी। ये स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल इंस्पिरेशन हो सकती है कि माना कि स्टार्टिंग में हम फेल होते हैं, लेकिन जैसे कि फेल को एक्सटेंड करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, तो हमें उसको एक नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव। तो थैंक यू मैम, आपकी वजह से ही मेरे को आगे आने का चांस मिला, बोलने का चांस मिला। तैयारी अच्छी की है तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। लेकिन नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आज हमारी ख़ास मेहमान है उज्जवल गांव सांगी से है और अभी हाल ही में सीबीएसई +2 में इन्होंने बहुत अच्छे स्कोर से पास किया है और ये सेकंड हमारी यहाँ पे गेस्ट है। इससे पहले हम एक और +2 की जो छात्रा है जिसने रोहतक टॉप किया है, उससे हम यहाँ पे पॉडकास्ट में बातचीत कर चुके हैं। तो उज्जवल, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी हेयर। अच्छा, ये बताइए कि आपको इतने ज़्यादा नंबर कैसे आए, वो भी +2 में सीबीएसई के? सर मेहनत करने से आए हैं। नहीं, मेहनत तो सभी करते हैं ना। तो yes, आपने क्या कोई स्पेशल कोई शेड्यूल बना रखा था या कैसे प्रिपरेशन जो आपने एग्ज़ाम के लिए की या पढ़ाई जो आप करते थे वो कैसे किया? सर मैंने इसके लिए कोई स्पेशल कोचिंग नहीं ली थी, मैंने अपने घर पे ही शेड्यूल बना रखा था, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग करती थी अपना सब्जेक्ट्स का। और जो स्कूल में टीचर पढ़ाते थे उन्हें सबसे पहले घर पे आके अपना रिवाइज करती थी, फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं बुक्स थी उनमें से भी मैं अपना करती थी। तो आप तो गाँव में से yes, हो, सांगी गाँव से? यस सर। तो आपके गाँव से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है? यस सर हैं। पता है? यस सर पता है, लेकिन अभी तो नहीं रहते वो वहाँ पे। नहीं, रहते तो पहले भी नहीं थे, लेकिन गांव तो सांगी है ना उनका। यस सर। तो जैसे जो शहर के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, उनके घर में एसी, कूलर और इन्वर्टर लगे होते हैं। तो गांव में आपकी ये सब सुविधाएं हैं? यस सर हैं, सभी है? पापा मम्मी ने अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो कैसे आपका शेड्यूल कैसे रहता था पढ़ने का? सर सबसे पहले तो जो स्कूल में होता था वो तो मैं करती थी अच्छे से, कंसिस्टेंटली टीचर्स को सुनती थी और उसको रिवाइज कर लेती थी। फ्री टाइम था वहाँ पे मैं बैठ जाती थी हाफ एन आवर या फिर 1 आवर। उसके बाद आने के बाद मैं सो जाती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। और फिर जब मैं शाम को उठती थी, मम्मा उठाते थे, तो फिर मैं अपना रिवाइज करने लग जाती थी अपना सारा वर्क। फिर खाना खाने के बाद अपना सारा वर्क करती थी, जब तक नहीं होता था मैं सोती नहीं थी। और अगर कुछ वर्क रह जाता था मैं उसे सुबह भी करती थी। तो आपका ये स्कूल में कौन से पढ़ते हो? दून पब्लिक स्कूल। ये कहाँ? जसैया। तो सांगी और जसैया को तो काफ़ी हाँ, डिस्टेंस भी है। 14 मिनट्स का ही है डिस्टेंस। तो कैसे आते थे? बस में। स्कूल बस? यस सर। तो ये बताइए कि जैसे आप एग्ज़ाम दिए उसके बाद आपको उम्मीद थी कि भाई इतने % नंबर आ जाएंगे? सर मेरे को ये तो पता था कि मैंने तैयारी अच्छी की है तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे, लेकिन ज़्यादा ही मार्क्स आए हैं। कितने उम्मीद थी आपको, क्या सोचा था? पता नहीं सर, ये तो नहीं, बस ये पता था हाँ अच्छे मार्क्स आएंगे मेरे। स्कूल टॉप करने की मन में थी या नहीं? यस सर, ये बिल्कुल थी मेरी। जो जैसे कि मैंने 10th में भी टॉप किया था अपना स्कूल। और 10th में कितने % थे आपके? 10th में मेरे 96% थे। और इस बार 99% हैं। 99%। तो आपकी बार आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे? सर मेरे पास मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी था। तो 100 में से 100 किस में आए आप? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स मेरे को इजी लगता था वैसे भी, पता नहीं जब भी करती थी ना इकोनॉमिक्स थोड़े से टाइम में ही हो जाता था और उसकी जितनी प्रैक्टिस करती उतनी कम लगती थी मेरे को। तो इकोनॉमिक्स में मेरे 100 मार्क्स आए।
हिंदी में मेरे 99 मार्क्स आए। मेरे को लग नहीं रहा था कि हिंदी में मेरे 99 आएंगे, क्योंकि उसमें ये होता है ना कि मात्राओं की गलती होती है। तो वैसे तो मैंने पेपर अच्छे से चेक किया था, लेकिन जब भी मैम चेक करते थे मेरे तो मिल ही जाती थी गलतियाँ कहीं ना कहीं। तो 99 मार्क्स आई थिंक गुड है। और पॉलिटिकल साइंस में 99 मार्क्स आए हैं मेरे। फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा पॉलिटिकल साइंस में भी? हाँ। ये तो बहुत लेंथी पेपर होता है, और इसमें भी कैसे आ गए? मेरा तो लास्ट टाइम तक पेपर ख़त्म ही नहीं हुआ था, लास्ट शीट तक भरी थी मैंने। मैथ्स में भी, एक्स्ट्रा शीट भी मिलती है इसमें? हाँ, लेकिन मैंने ली नहीं थी, वो मेरा बिल्कुल लास्ट तक था। पेपर से मेरा 10-15 मिनट पहले पेपर ख़त्म हुआ था, पॉलिटिकल साइंस का टाइम से 10-15 मिनट तो लिखते लिखते हाथ दुखने लग गया था? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसके बाद तो। अच्छा, मैथ्स में भी मेरे 99 थे। मैथ्स भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ, ये मैंने नोटिस किया है कि कई बच्चों का नहीं होता फेवरेट, लेकिन मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मेरे को पसंद है क्वेश्चन सोल्व करना। आजकल के बच्चे तो मैथ का नाम सुनते ही उनको सिर दर्द हो जाता है। हाँ, मैंने तो बहुत ज़्यादा सुना है इस बारे में। लेकिन मेरे को सम सोल्व करना और उनके आंसर ठीक आना, ना आने पर सर से पूछना और फिर उनको ठीक करना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैथ्स। ज्योग्राफी भी थे आपके पास? हाँ, ज्योग्राफी में मेरे 98 मार्क्स आए हैं और इंग्लिश में 75 है। आई वुड से इंग्लिश में थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन पिछली बार से जितना मैं कंपेयर करती हूँ ना, उससे अच्छे आए हैं। क्योंकि पिछली बार मेरे 80 में से 69 मार्क्स थे। अब की बार 80 में से 75 आए हैं, तो अच्छे मार्क्स हैं। इंग्लिश में मैंने अपने ऊपर थोड़ा काम किया था अब की बार मैंने स्टार्टिंग से ही जैसे कि मैं कहीं भी वर्ड्स पढ़ती थी, स्टार्टिंग में आदत थी मेरी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर में से है ना, अगर मैं कोई भी पेज पढ़ती तो उसमें से मैं वर्ड्स को सर्कल कर लेती थी और मैंने अपनी एक नोटबुक बना रखी थी, उसमें मैं नोट करती थी। तो वो मेरे लिए चीज़ बहुत ही हेल्पफुल रही। हालांकि लास्ट के दिनों में ये आदत छूट गई, लेकिन मैंने फिर भी वो वर्ड्स रिवाइज़ कर लिए थे अपने जो कि रह गए थे, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही, अभी भी हेल्पफुल रही है ये चीज़। तो सबसे कम जो है वो आपको इंग्लिश में ही आए? हाँ, लेकिन कोई नहीं, मेरे को ये है कि हाँ, मैंने मेहनत की थी। तो गांव से आप बिलोंग करते हैं, जो घर में वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, ये भी एक कारण हो सकता है कि इंग्लिश में कम आई? नहीं सर, ये नहीं हो सकता। मैं शाम को पढ़ती थी, शाम को सो जाते थे मम्मी उस टाइम तक, या फिर बैठते थे, मैं अपना अलग कमरे में बैठती थी। तो ऐसी कोई नहीं थी कि एनवायरनमेंट की वजह से आती थी। नहीं होता ना कि जैसे वो गांव में तो आजकल कहते हैं जैसे अपने घरों में भाई लोकल जो गांव में कि अंग्रेज पक्का इतना पढ़ा है, क्या पढ़ाकू बन के दिखाता है, तो ऐसे आपको भी कहते होंगे? नहीं, मैं वो दूसरों के आगे उसको प्रैक्टिस नहीं करती थी इंग्लिश को। मैं टीचर्स के आगे ज़रूर करती थी। हाँ, इस बात के लिए मैं अपनी इंग्लिश वाली मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे को एक चांस दिया था। एक्चुअली 9th-10th क्लास में मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं स्टेज पर गई थी ना, तो मैं ऐसे कांपने लगी थी इंडिपेंडेंस डे पे। मैं बोल नहीं पाई थी, ऑल्दो वो स्पीच मेरी हिंदी में थी, मैं बोल नहीं पाई थी। बस मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, मैं बोल नहीं पाई। तो वो फर्स्ट टाइम था आपका स्टेज पे? नहीं, मैंने वैसे जैसे कि स्कूल असेंबली में बोलते हैं ना, उनमें बोला था, लेकिन पता नहीं इतने सारे बच्चों को देखते क्या हो गया था मेरे साथ, मैं बिल्कुल ऐसे साइलेंट हो गई थी। तो 11th क्लास में है ना, इंग्लिश वाली मैम ने मुझे चांस दिया आगे आने का। तो मैम का नाम भी बताओगे कौन है? यस सर, रितु मैम ने दिया था। थैंक यू रितु मैम। लेकिन लास्ट में वो नहीं आ पाए थे। रितु मैम ने मेरे को स्टेज पे आने का चांस दिया था। जब हमारा एक एनुअल फंक्शन था ना, तब मैंने उसमें कंडक्ट किया था, मेरे साथ और भी बच्चे थे। तो थैंक यू मैम, आपकी वजह से ही मेरे को आगे आने का चांस मिला, बोलने का चांस मिला। तो फिर वो पूरा किया आपने? यस सर, मेरे को ट्रॉफी भी मिली थी स्पोकन के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने इसके लिए एग्ज़ाम्स के लिए से पहले कोई कोचिंग ली, ट्यूशन लगवाया, या कैसे? नो सर, मैंने अभी तक नहीं लिया किसी भी चीज़ के लिए कोचिंग। कोई कोचिंग नहीं ली? नो सर। तो घर में कैसे पढ़ते थे? कोई नोट्स बनाते थे या सोशल मीडिया पर यूट्यूब से या ऑनलाइन जो रिसोर्सेज होते हैं उनका आपने यूज़ किया? सर, सभी सब्जेक्ट्स के लिए तो जैसे अलग ही था। हिंदी के लिए मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो मैम क्वेश्चंस लिखवाते थे वही सफिशिएंट रहते थे।
इकोनॉमिक्स में भी हमारी बुक्स थी, मैं उन्हीं में ही करती थी। उनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, चाहे वो ट्रू फॉल्स हों या फिर ऑलरेडी सोल्ड क्वेश्चंस हों, अनसोल्ड हों, एमसीक्यू हों, असर्शन रीज़न स्टेटमेंट के, मैं उनको करती थी। मतलब मैम ने जो भी आज टॉपिक करवाया है, मैं उन सभी चीज़ों के इनको प्रैक्टिस डेली करती थी। और मेरे को लगता है कि यही रीज़न था कि मेरे 100 मार्क्स आए हैं इकोनॉमिक्स में। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे मैंने डेली प्रैक्टिस की थी वर्ड्स की। वो मैंने अपनी बेसिक इंग्लिश को थोड़ा सा एडवांस करने के लिए किया था ये सब कुछ। पॉलिटिकल साइंस में हमारे मैम, मेरे फेवरेट मैम है नीरज मैम। उन्होंने हमेशा ही मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे मेरे को। तो हाँ, मेरे को थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि पूरे मार्क्स नहीं आ पाए पॉलिटिकल साइंस में। पता नहीं, फेवरेट सब्जेक्ट में तो हर बार रह ही जाते हैं। तो एक नंबर कहाँ से कट गया? शायद एमसीक्यूज में ही कटे हैं। पिछली बार भी मेरा एसएस में ना 10th क्लास में 2 मार्क्स है ना, एक तो एमसीक्यू में कटा था पक्का, एक का पता नहीं। उसमें भी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में रह गए थे एसएस में। अब की बार भी पॉलिटिकल साइंस में रह गए। हाँ, तो ये बताइए कि जैसे ये किताबें कौन सी पढ़ी? जो स्कूल जो है वो प्राइवेट पब्लिशर्स की भी लगा देते हैं, एनसीईआरटी की भी होती हैं, तो आपने कौन सी किताबें पढ़ी? सर, मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लगवा रखी थी अपने लिए, मैं एक्स्ट्रा बुक नहीं ली थी। इंग्लिश की तो वही थी, हमारी एनसीईआरटी होती हैं, हिंदी की भी एनसीईआरटी। हाँ, मैथ्स की अलग से बुक लगवा रखी थी, एलिमेंट्स की। हमारी एलिमेंट्स की बुक में ही एनसीईआरटी पोर्शन भी था। तो जैसे कि सर ने जो टॉपिक आज हमारा करवाया, तो उसको एलिमेंट्स की बुक में से भी करना, उसके एग्जाम्पल्स भी करना और उसके एनसीईआरटी पोर्शन भी करना, मैं वो सब कुछ करती थी मैथ्स का। और पॉलिटिकल साइंस का जैसे कि जो मैम ने आज पढ़ा दिया हमें, उसको मैं घर पे जाके जैसे मैम ने बताया था बिल्कुल वैसे ही करती थी। और उसके साथ साथ फिर मैं नोट्स भी बनाती थी। तो पॉलिटिकल साइंस के तो नोट्स मैंने बनाए थे। ज्योग्राफी में भी मैंने यूं ही किया था, जो भी मैम करवाते थे उसको घर पे जाके पढ़ती थी और नोट्स बनाती थी। और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं या फिर जो एमसीक्यूज़ हैं, ट्रू फॉल्स हैं, उनको मैं करती थी। और कौन सा सब्जेक्ट रह गया? ज्योग्राफी। हाँ नहीं, ज्योग्राफी तो हो गया। ज्योग्राफी के मैं नोट्स बनाती थी और क्वेश्चंस भी लिखती थी उसके साथ के साथ कि शॉर्ट क्वेश्चंस में ऐसे हो सकता है, एमसीक्यूज़ में ऐसे हो सकता है। तो लेकिन जैसे आपका मैं देख रहा हूँ सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ अलग ही तरीके का है। एक जैसे ज्योग्राफी आपके पास है, पॉलिटिकल साइंस आपके पास है, इकोनॉमिक्स आपके पास है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश, ये तो चलो एक कॉमन हो गए। तो ये कैसे, ये कॉम्बिनेशन कैसे बना कि आप पॉलिटिक्स भी पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, मैथ भी? तो अब +2 के बाद का जो आपने कोई क्या सोच रखा था कि भाई आगे कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करें, ग्रेजुएशन कहाँ से करनी है? सर, मैंने नए सब्जेक्ट्स लिए इसलिए थे कि कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में म्यूज़िक लिया था, एक यूनिट टेस्ट के लिए मैंने म्यूज़िक लिया था, लेकिन वो मेरे से बिल्कुल हुआ ही नहीं। उसमें रट्टा मारना था, मेरे से नहीं हो पाया वो, तो मैंने म्यूज़िक को ड्रॉप कर दिया और फिर ज्योग्राफी ले ली थी। तो म्यूज़िक कितने टाइम तक रखा? मैं भी 1 मंथ के लिए। तो सिंगर बनना चाहती थी या इंस्ट्रूमेंटल, क्या नहीं, म्यूज़िक को मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट बोलते हैं, तो इसीलिए मैं लेने की सोच रही थी। लेकिन फिर बाद में मैंने 12th के पेपर दे रही थी ना, तो मेरे को लगा कि म्यूज़िक ले ही लेना चाहिए था। कोई नहीं, रट लेती तो और अच्छे नंबर आ जाते, क्योंकि म्यूज़िक में बच्चों के 100 मार्क्स आए हुए हैं। मतलब म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं था, बस नंबर लेने के चक्कर में ले लिया था? हाँ, इसीलिए लिया था 1 मंथ के लिए। लेकिन कभी ऐसे सिंगिंग की है? नहीं, सिंगिंग की नहीं आते भी नहीं, सिंगिंग नहीं आती मेरे को इतनी। हाँ, लेकिन मैंने डांस जो स्कूल में होता था एनुअल फंक्शन पे, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट किया था। कई बार बच्चों को हैरानी भी हो जाती थी, अरे उज्जवल डांस में पार्टिसिपेट करती है, उनको यकीन ही नहीं होता बिल्कुल भी। ऐसे इतनी पटाखू लड़की डांस भी कर लेती है? बिल्कुल सर, यही लगता था। अभी शायद 12th में हुआ था हमारा फंक्शन, उसमें मैंने किया था डांस में पार्टिसिपेट, क्लासिकल डांस में। क्लासिकल में? हाँ, क्लासिकल। पता नहीं, मेरे को है ना अभी 11th-12th में जाके मेरे को लगा कि मेरे को क्लासिकल डांस में लेना चाहिए, और हुआ भी क्लासिकल डांस ही, और उसमें ही मैं सिलेक्ट हो गई थी। ऑल दो पंजाबी हरियाणवी डांस भी थे, लेकिन मैं क्लासिकल में ही सेलेक्ट हुई थी।
तो क्लासिकल का आपने कहीं देखा था या किससे इंस्पायर थे कि क्लासिकल ही लेना चाहिए? जैसे कि यूट्यूब पे शॉर्ट्स आती थी ना, तो क्लासिकल डांस अलग से ही फैंटेसाइज करता था। अच्छा, यूट्यूब भी देखते थे? बीच बीच में, वो पहले बहुत आदत थी लेकिन फिर वो छूट ही गई धीरे अब धीरे। जैसे कहते हैं कि भाई वो सोशल मीडिया कोई देखता है तो एग्ज़ाम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो पढ़ाई से ध्यान भटक जाता है, तो आपको सोशल मीडिया का इसमें पढ़ाई में कोई ऐसा लगा कि इसकी वजह से कभी दिक्कत आई? सर सोशल मीडिया के तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वो होते हैं कंसिक्वेंसेस। तो मैंने नेगेटिव तो था नहीं इतना। जब भी सोशल मीडिया था एक अच्छा भी साबित हुआ मेरे लिए। जब भी मेरे को कोई वर्ड नहीं आते थे इंग्लिश के, तो मैं उनको गूगल पे सर्च करती थी। मेरे पास डिक्शनरी थी, मैं उनमें से भी वर्ड्स को सर्च करती थी। सोशल मीडिया एक दो बार डिस्ट्रैक्शन रहा था, लेकिन फिर मैंने फोकस कर दिया पूरा स्टडी पे। तो एग्ज़ाम से पहले तक भी आपने सोशल मीडिया यूज़ किया या नहीं? इतना नहीं किया था, या छोड़ दिया बिल्कुल ही? छोड़ ही दिया था। तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे सुबह से लेके रात तक? या सुबह करते थे अर्ली मॉर्निंग या रात? मैं रात को करती थी। कितने बजे? जैसे कि 7-8 बजे तक मैं टीवी देखती थी, क्योंकि मेरे को फिल्म्स बहुत पसंद है। मैंने पेपर के बीच बीच में भी फिल्म देखी है। मेरे को फिल्म देखना बहुत पसंद है, गाने सुनना ये मेरे को बहुत पसंद है। तो शायद 9-10 बजे मैं स्टार्ट करती थी और जब तक 2-3 बजे तक 2-3 बजे तक? हाँ, बज ही जाते थे सर। सुबह स्कूल के लिए कैसे तैयारी होती थी? स्कूल के लिए मम्मी उठा देते थे, वो मैं आने के बाद सो भी जाती थी, तो उससे भी नींद पूरी हो जाती थी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इस आदत को बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हेल्थ पे असर पड़ता है, नींद पूरी नहीं हो पाती। और मैंने सुना भी है कि जल्दी सो जाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे जागना चाहिए। तो जब आप 2-2:30 बजे तक पढ़ते थे या बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, स्कूल से आए आप एकदम से घर पे आए, तो जैसे पूरा दिन पढ़ाई किताबें, तो उससे जो एक स्ट्रेस आ जाता है लाइफ में, तो उसको कैसे दूर करते थे? संडे आता था सर, जब भी संडे आता था तो मैं मूवीज़ देखती थी। तो कैसी मूवी आपको पसंद है? मेरे को एडवेंचर और एनिमल्स की मूवी बहुत पसंद है। जैसे कि जुरासिक पार्क है, तो मेरे को डायनासोर है उसमें, वो वाली मूवीज़ बहुत पसंद है। और भी जैसे कि अभी 3 इडियट्स मूवी है, और भी हैं जैसे कि पीके मूवी है, ये भी मेरे को बहुत पसंद है। तो सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट यूँ पर्टिकुलर नहीं है कोई सर, जोनरा अलग अलग जोनरा से अलग अलग मूवी पसंद है। मैंने सोचा था एक बार कि कोई फेवरेट मूवी होनी चाहिए, लेकिन वो एक कोई बनी नहीं पाई। जिससे आपको ये लगता हो कि जैसे आप जो सोच रहे हैं या जो आपकी लाइफ है या जो करियर बनाना चाहते हैं, आप उस किरदार को वैसा ही देख रहे हैं कि भाई जैसे मेरे ऊपर ये मूवी बनी है, ऐसा कभी सोचा है? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन अभी जैसे कि रिसेंट में 12th फेल आई थी, ये स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल इंस्पिरेशन हो सकती है कि माना कि स्टार्टिंग में हम फेल होते हैं, लेकिन जैसे कि फेल को एक्सटेंड करते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग, तो हमें उसको एक नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव तौर पे लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने चाहिए। मुझे एक ये लाइन बहुत पसंद है, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, कि कोई भी चीज़ ना हो ना, हमें उसको कंसिस्टेंटली करते रहना चाहिए। अगर मेरे को जैसे कोई टॉपिक भी याद नहीं होता था ना, मैं उसको कंसिस्टेंटली करती रहती थी। चाहे मुझे एक दिन में याद नहीं हुआ हो, तो मैं अगले दिन भी उसको करती थी, अगले दिन भी करती थी, तो हो जाता था मेरे को। तो मतलब लगातार प्रयास करते रहें तो बिल्कुल सर, हार नहीं मानते थे? यस सर, बिल्कुल करना चाहिए। लोगों को एक बार में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि पहली बार में तो होता ही नहीं अचीव इतना ज़्यादा, तो करना चाहिए एफर्ट्स। तो स्कूल में जैसे पढ़ाई के अलावा कौन सी एक्टिविटियों में, जैसे स्पोर्ट्स में या डिबेट में या कल्चरल में, कैसे एक्टिविटियों में पार्टिसिपेट करते थे? जैसे कि मैंने बताया था मेरे को डांस पसंद है, तो एनुअल फंक्शन पे मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। हाँ, क्विज़ कंपटीशन भी हुआ था हमारा, इंटर हाउस कंपटीशन हुआ था, उसमें हमारा हाउस जीता था। कौन सा हाउस था आपका? मेरा सनफ्लावर हाउस था, और मैम बड़े खुश हुए थे जब हमारा हाउस जीता था। तो ऐसे आपके स्कूल में जो 12th के कितने हाउस बने हुए हैं? मेरे स्कूल में 4 हाउस हैं, सनफ्लावर, लिली, लोटस, जैस्मीन। ऑल्दो हमारा हाउस जीता था सनफ्लावर हाउस, जो मेरे फेवरेट टीचर हैं नीरज मैम, वो दूसरे हाउस से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको गिफ्ट दिया था, तो मेरे को बहुत पसंद है मैम। तो स्कूल से आपको क्या हेल्प मिली
ये तो देखो आप फीस देते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं। Yes, sir. वैसे आपको क्या लगा स्कूल में कि इस स्कूल में ये एक अच्छी बात है या एडिशनल है हमारे लिए कि जो और स्कूलों में नहीं मिल सकता? टीचर्स का सपोर्ट और उनका लव, मैं मानती हूँ कि मेरे को टीचर्स बहुत अच्छे मिले हैं सर। हमेशा जब भी कहीं पे उलझ जाती थी तो मेरे को हमेशा हेल्प करते थे। ये नहीं कि हार नहीं मानने देते थे, सिखाते थे कि ये करो वो करो, तो अगर ये नहीं हो रहा तो ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो टीचर्स बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं। तो किसी सब्जेक्ट में डर भी लगता था? जैसे आपने बताया इंग्लिश में थोड़ा सा मुझे लगता था कि भाई, हाँ उसको तो जैसे कोई और भी था ऐसा लिटिल ओवरकम किया। मैथ्स में जब एक दो बार क्वेश्चन सोल्व नहीं होते थे ना, तब लगता था मेरे को अरे ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये अब कैसे होगा। तो लेकिन हाँ मैंने एफर्ट्स पुट किए तो हो गया वो, उसका भी थोड़ा सा डर कम। एक तो ये है ना कि बच्चों ने थोड़ा सा माइंड सेट बना रखा है कि मैथ्स यूँ डर सब्जेक्ट है, तो दूसरों की ज़्यादा सोच के बिना एक दो बार दिमाग में आ जाता है, तो उसको ओवरकम मैंने किया। तो अब आगे की प्लानिंग क्या है? करियर कहाँ बनाना चाहते हैं? जैसे डीयू के लिए अप्लाई किया आपने? नो सर, एक्चुअली वो थोड़ा सा उसमें रह गई, मेरी ही मिस्टेक थी, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, इसीलिए CUET का फॉर्म भरना रह गया और मेरे को रिग्रेट है उस बात का। तो ये आप के एंड पे रहा या स्कूल और पेरेंट्स की वजह से भी ऐसा हुआ है? सर मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से ही रहा है। ऑल्दो स्कूल वालों को बच्चों को बताना चाहिए था कि ऐसे फॉर्म निकल रहे हैं तो आपको फिल करने चाहिए फॉर्म। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी है ना बाहर गए हुए थे तो मैं भर नहीं पाई थी। तो स्कूल वालों को एक्चुअली बताना चाहिए था। वो तो मेरे मैम थे, जिन मैम के बारे में मैंने बताया था आपको, नीरज मैम के बारे में, उन्होंने मेरे को बता दिया था लास्ट डे पे कि यूजुअल आज लास्ट डे है और उस दिन हमारा लास्ट पेपर भी था पॉलिटिकल साइंस का ही। नहीं तो आपने भी तो सोचा होगा ना कि भाई मैं +2 में टॉप करूँगी, स्कूल टॉप करूँगी या डिस्ट्रिक्ट टॉप करूँगी, तो उसके बाद मैंने कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ये तो आपने पहले ही। सर एक्चुअली मैंने सोचा तो दिल्ली के लिए था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि पहले ही फॉर्म भरते हैं कि फिर कि रिजल्ट आने के बाद नहीं भरे जाते हैं। क्योंकि एक बच्चे का सपना होता है कि डीयू के किसी अच्छे कॉलेज में पढ़े। तो अब क्या करोगे? ये तो मिस हो चुका चांस। अब यहीं पे देखेंगे रोहतक में, वरना डीयू में कोशिश तो करेंगे सर कैसे न कैसे अप्लाई करने की। तो ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हो? और ग्रेजुएशन में मेरी चाची ने है ना मेरे को सजेस्ट किया था कि सोशियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी लेना चाहिए, और मैं सोच भी रही हूँ कि कोई ऐसे सब्जेक्ट्स लेने चाहिए जो कि फ्यूचर में हेल्प हो मेरे लिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे को रट्टा मारना है या फिर बस रटते जाओ। मैं ऐसे सब्जेक्ट नहीं लूँगी जो मेरे लिए हेल्पफुल रहेंगे ना आगे के लिए, मैं उनको लूँगी। अभी तय नहीं किया है? नहीं अभी नहीं किया तय। तो साइकोलॉजी में कैसा इंटरेस्ट है आपका? साइकोलॉजी में जैसे कि इंटरनेट पे भी वीडियोस आती रहती हैं, तो साइकोलॉजी लोगों के माइंड को रीड करने के लिए या फिर उनके इमोशंस को जज करने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ साइकोलॉजी लेनी चाहिए, एक अच्छा ऑप्शन है। अब ये भी शॉर्ट जैसे एक दो मैंने वीडियो देखी थी, उसमें यही दिखा रहे थे कि हमारे देश में साइकोलॉजिस्ट की कमी है, तो सोच रही हूँ कि लेना चाहिए, साइकोलॉजी भी एक ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि दवा दारुओं से तो वैसे ही मरीज ठीक नहीं होते, क्योंकि आधी से ज़्यादा बीमारी तो साइकोलॉजी की वजह से होती है, मानसिक होती है। हाँ, तो इमोशनली होती है। तो बगैर दवाइयों के भी किसी को ठीक किया जा सकता है या उनकी थेरेपी की जा सकती है, काउंसलिंग की जा सकती है। तो अच्छा सब्जेक्ट है वैसे साइकोलॉजी। यस सर, बिल्कुल। मैं तो कहूँगी कि लेने चाहिए सभी को ऐसे सब्जेक्ट्स। नहीं, सभी को तो क्यों कहे, आप अपने ऊपर डिपेंड करो। सभी तो को अपने इच्छा से लेंगे, किसी का किसी में इंटरेस्ट है। बिल्कुल सर, BA करूँगी तो मैं उसमें लूँगी ये ऐसे सब्जेक्ट्स। मतलब साइकोलॉजी ऑनर्स आप लेना चाहेंगे? मैं भी हो सकता है मैं ऐसा करूं, और ये भी हो सकता है कि शायद मैं मैथ्स ऑनर्स कर लूं, क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही रहा है, तो हो सकता है मैं उसको भी ले लूं। तो वही बात है कि जो मेरे को पसंद आएगा, एक बार तो कॉलेज में जाऊंगी, वहाँ पे देखूंगी कि ये सब्जेक्ट्स हैं। अगर मेरे को साइकोलॉजी से या फिर मैथ्स से अच्छे भी कोई सब्जेक्ट्स लगते हैं, मेरा मन बदल सकता है, तो मैं वो भी ले सकती हूँ। तो फ्रेंड सर्कल में जो आपका जो सर्कल है, उसमें भी तो बच्चों ने तय कर रखा है कौन क्या लेगा, तो आपस में डिस्कस नहीं होता? मेरा इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है सर। क्लास में क्लासमेट्स थे, उनसे अच्छी खासी बात हो जाती थी, लेकिन ये नहीं था कोई ये मेरा ऐसे बेस्ट फ्रेंड है।
तो इतनी ज़्यादा उनके साथ डिस्कशन नहीं होती थी। हाँ, लेकिन मैम हैं तो वो हमेशा सजेस्ट करते रहते थे ये करना चाहिए। उन्होंने ही बताया था कि DU में अभी जैसे फॉर्म फिल किए जाने हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद का क्या प्लान है आपका? ग्रेजुएशन के बाद सर, ग्रेजुएशन के साथ साथ तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे को अपनी और ज़्यादा स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, कि अलग अलग स्किल्स ढूंढनी चाहिए, अलग अलग एडवेंचर ट्राई करने चाहिए, कि और जो मेरे को पसंद आएगा उसमें कैरियर बनाएंगे। UPSC में जाने का कोई प्लान नहीं है अभी? ऐसा नहीं है, हाँ करूँगी, मैं UPSC भी ट्राई करूँगी। अभी सोच के नहीं आए कि भाई अब क्योंकि आपने 12th पास किया है, अब आप कॉलेज में भी जाएंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाएंगे, और फिर आपने अभी तक तय नहीं किया कि क्या करना है? सर सोचा तो हुआ है, लेकिन यही बात है ना कि नहीं, आपका जैसे फैमिली में है, यस सर, जो मम्मी है पापा है वो क्या करते हैं? पापा प्राइवेट जॉब करते हैं और मम्मी यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं। कहाँ पे? DC ऑफिस में। अभी उन्होंने अप्रैल में जाना शुरू किया, पहले वो टीचर थे। तो हाँ, मम्मी कह रहे हैं कि UPSC के लिए। तो भाई बहन कितने हैं? मेरा एक भाई है 8th क्लास में। 8th क्लास में है, हाँ, मेरे ही स्कूल में है, दून पब्लिक स्कूल में ही। मैंने दून पब्लिक स्कूल में स्टार्टिंग से ही जाना शुरू किया था जब से मैं छोटी थी। और तो मेरे भाई निश्चय को भी तभी से ही जाना शुरू किया, उसको भी स्टार्टिंग से ही। जो आपका नाम है उज्जवल, ये किसने रखा? मम्मी ने। तो इसके नाम की अपना अर्थ का पता है क्या है? क्या इसका मीनिंग क्या है? ब्राइट। और मेरे को तो लगता है बहुत ही सही नाम रखा है। एक बार तो लोग सोचते हैं ना, कहते हैं कि अरे आप किसने रखा है ये नाम, फिर मैं बताती हूँ मेरी मम्मी ने रखा है। तो अलग सा ही नाम है। एंड मैंने तो नोटिस किया कि मेरी क्लास में भी ऐसे नाम का कोई बच्चा नहीं था। ये होता था कि एक नाम के 2-2, 3-3 बच्चे मिल जाते थे। पूरे स्कूल में भी ऐसे नाम का कोई नहीं था। और मेरा तो किसी के साथ एनकाउंटर भी नहीं हुआ अभी कि जिसका नाम उज्जवल हो। तो उज्जवल तो दोनों का ही होता है, गर्ल्स का भी बॉयज़ का ही। मैंने बॉयज़ को भी काफ़ी उज्जवल नाम के सुने। इस बात के लिए भी मेरे को मिला था कि अरे लड़कियों का नाम तो उज्ज्वला होता है, लड़कों का नाम उज्जवल होता है। लेकिन मैंने बताया मेरी मम्मी ने रखा है तो ठीक ही होता है। तो उज्जवल, तो आपने उज्जवल जो नाम है आपका वो तो सार्थक किया है। बिल्कुल सर, सब यही कहते हैं। तो स्पोर्ट्स भी करते हो? नहीं, स्पोर्ट्स में मेरा इतना नहीं है। नहीं? नो सर। हाँ, मेरे को याद है कि स्पोर्ट्स में मैंने है ना, जब भी होता था स्टार्टिंग में तो मैंने रेसेस में पार्टिसिपेट किया है। और जैसे स्किपिंग का होते थे ना, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं रोहतक में भी गई थी, और फिर स्टेट लेवल पे पानीपत गई थी और सोनीपत गई थी। वहाँ पे मेरे को एक बार तो सिल्वर मेडल मिला था और एक बार ब्रॉन्ज मेडल मिला था स्कीपिंग में। तो प्री बोर्ड होते हैं आपके ना? यस सर। उसमें क्या स्कोर था? अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसमें भी शायद कम ही था, इनसे कम था। तो उसके बाद जोर लगाया कि भाई फाइनल एग्जाम में? था, इसके अराउंड ही था। तो मेहनत तो की है। हमारे 2 बार प्री बोर्ड हुए थे। तो हाँ, मैंने दोनों, एक बार तो मेरे को लगा कि अरे इसमें तो कम है, तो अगली बार प्री बोर्ड में और ज़्यादा मेहनत की, जिन चीज़ों में कमी रह गई थी उनको सुधारा और बोर्ड्स में हेल्पफुल रहा वो। तो ऐसे ये कहते हैं कि भाई पढ़ाई करने के साथ साथ है ना, डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा भी कोई कभी सोचा कि भाई स्पेशल डाइट होनी चाहिए, इतने बजे उठ के ये खाना चाहिए, माइंड को शार्प करने के लिए ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, या ऐसा कुछ करना चाहिए? ड्राई फ्रूट तो मेरी मम्मी है ना वैसे भी दे देते थे। यूँ पर्टिकुलर नहीं था कि मेरे को ये प्रॉपर डाइट लेनी है। मैंने नहीं सोचा था कोई प्रॉपर। हाँ, मम्मी सुबह सुबह गर्म दूध लेके आते थे तो उसके साथ दे देते थे ड्राई फ्रूट्स। या घर का ही होगी चूरमा दाल? अरे मेरे को चूरमा बहुत पसंद है। जब भी मैं कहती हूँ मम्मी को बनाने के लिए, कभी मम्मी बना देते हैं, कभी मेरे को भी बोलते हैं कि तू भी बना के दिखा, तो मैं बनाती हूँ। मेरे को पसंद भी है। चूरमा बनाना आता है? हाँ, मेरे को आता है। कैसे बनाते हैं? क्या क्या मिक्स करते हैं उसमें? अच्छा, उसमें सबसे पहले तो रोटी को लेते हैं, उसमें स्टार्टिंग में घी नहीं डालते। मेरी मम्मी बताते हैं कि पहले तो बूरा लेते हैं, बूरे से उसको यूँ क्रम्बल्ड करते हैं, उसको पीसीज में करते हैं, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा घी डालते हैं और फिर उसको यूँ ही करते जाते हैं और फिर जब तक ना बन जाए करते रहते हैं। तो खाना बना लेते हो सब कुछ? नहीं, मैं नहीं बनाती हूँ। हाँ, लेकिन मैं घर का काम कर देती हूँ।
जब खाना ही नहीं बनाना तो घर का काम कौन सा होता है? घर का काम झाड़ू पोछा बर्तन साफ करना। जब भी मैं स्कूल में जाती थी सुबह तो झाड़ू पोछा करके जाती थी और शाम का मेरा काम होता था बर्तन धोना। लेकिन लास्ट में जब जैसे बोर्ड्स प्री बोर्ड्स आए तो शाम के बर्तन मैं नहीं धोती थी, वो मेरी मम्मी करते थे। तो आप तो गांव से हो, तो खेती भी करते हैं परिवार? नहीं, खेती नहीं करते हैं। जमीन है? हाँ, ज़मीन तो है लेकिन हम खेती नहीं करते हैं। तो कभी खेत में गए नहीं? नहीं, संडे को है ना, हम स्टार्टिंग में आदत थी जैसे कि 1-2 महीने से तो नहीं जाते हैं, लेकिन हम पापा को बोलते थे कि हर संडे लेके जाना है, तो लेके जाते थे पापा हर संडे को। कि मेरे को ये था कि पापा हमें भी लेके जाओ खेत में, वहाँ पे फ्रेश एयर मिलेगी बिल्कुल। वहाँ पे मैं स्कूटी भी चलाती थी। स्कूटी चलानी आती है? यस सर, बिल्कुल। तो एक यही था कि खेत में भी जाना और स्कूटी भी चलानी है, स्कूटी सीखनी है। स्कूटी मेरे को आती थी, वही है कि एक्सपर्ट होना है एक तरह से, उस पर हाथ जमा लेना, तो उसके लिए जाती थी। लाइसेंस बनवा लिया? नहीं, अभी तो नहीं, मेरे हिसाब से 18 की उम्र में बनता है, मैं तो अभी 17 की हूँ। तो 16 साल के में ही बन जाता है। जो छोटे वो होते हैं ना, जिसको गियरलेस होती है, अच्छा। 2 व्हीलर, तो वो चला सकते हैं 16 ईयर। फिर तो अभी बनवाना पड़ेगा लाइसेंस, बिल्कुल। तो अब ये बताइए उज्जवल कि जो सफलता का मंत्र है वो आप क्या देना चाहेंगे, जो आपने अपने जीवन में धारण किया, और जो बच्चे जो 10th के बच्चे हैं जो +2 में हो जाएंगे आगे 1 साल के बाद, तो वो कैसे तैयारी करें और उनको क्या सफलता का मंत्र देना चाहेंगे? सर मैं तो बस एक ही बात बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि मेरी फेवरेट लाइन है, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। हमें हमेशा कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने चाहिए। कभी भी ये सोच के हार नहीं मानना चाहिए कि अरे अभी तो मेरे से ये नहीं हो रहा। हमें पता है कि आगे जाके ये होंगे हमसे, एक बार में तो किसी से भी नहीं होता है, तो उसको करना चाहिए। और एक चीज़ जो मैंने ये नोटिस की है ना, कि हमेशा हमें कभी भी किसी को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन हमारा हमारे खुद से होना चाहिए कि हमने प्रीवियस कैसे किया था और हम अब कैसा कर रहे हैं। अगर हम किसी से कंपेयर करेंगे, उसके मार्क्स देखेंगे, तो एक टाइम के लिए हमें डाउन फील हो सकता है, लो फील हो सकता है। तो कभी भी यूँ फील नहीं करना चाहिए, हमेशा कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने चाहिए बस। तो दोस्तों, ये उज्जवल आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थी और इन्होंने कैसे ज़िले में टॉपर की उसमें लिस्ट में ये शामिल हुई और कैसे इन्होंने तैयारी की, एग्ज़ाम दिए, कौन सा इनका सब्जेक्ट अच्छा है, जीवन में इन्होंने शेड्यूल बना के लाइफ में कैसे अनुशासन बनाया, उन सब चीज़ों पे हमने डिस्कस किया। और आप लोगों को भी उज्जवल के साथ जो हमारी डिस्कस हुई है उसको लेकर आपको भी, उन बच्चों को भी काफ़ी सीखने का मौका मिलेगा। उज्जवल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।